प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। हमने जो कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की बुक है उसकी एक सीरीज शुरू कर रखी है सीईटी के लिए। उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश के बारे में। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से राजपूत वंश हुए उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कौन सा वंश? राजपूत गुहिल वंश आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुहिल राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि यह कौन से क्षेत्र पर निवास करता था। कोई एक कौन से क्षेत्र पर निवास करता था? यह मेवाड़ क्षेत्र पर निवास करता था। अब मेवाड़ क्षेत्र कौन से वर्तमान जिले में आता था? तो जो वर्तमान जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजसमंद, प्रतापगढ़, जो उसके आसपास का क्षेत्र था उसे क्या कहते थे हम? मेवाड़ कहते थे। ठीक है, गुहिल वंश में मुख्यतः मेवाड़ पर शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर गुहिल वंश पड़ा। ठीक है, इसमें एक प्रतापी शासक हुआ था गुहिल नाम से, तो उसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या रखा गया? गुहिल वंश रखा गया। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। ठीक है, जो गुहिल वंश था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके मूल स्थान कौन सा है वंश का, इसके बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नो शेखा से संबंधित बताता है। ठीक है, जो अबुल फजल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो ये गुहिल वंश है वो ईरान के शासक नो शेखा की संतान है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। ठीक है, जो कर्नल जेम्स टोड है इतिहासकार, वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जो वल्लभी के शासक है उनसे संबंधित थे कोई। तीसरा आ जाएगा नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा, इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रचलित करते हैं। और जो गोपीनाथ है और नैन्सी है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि 566 ईस्वी में लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो मानते हैं कि ये मूल यहीं के थे। ठीक है, और इन्होंने 566 में अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बप्पा हुए। गुहिल के बाद दूसरा शासक कौन बना? बप्पा रावल। ठीक है, तो हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बप्पा रावल, इसका जो काल था वो कब से कब तक रहा? 734 से 753 ईस्वी तक। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है, जो राज प्रशस्ति है वो कहती है कि बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी कौन सी थी? बप्पा की राजधानी थी नागदा। ठीक है, बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन बन रहा है कि बप्पा ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मानमोरी को हराकर। बप्पा की राजधानी कौन सी थी? नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में कौन सा मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, अगला आ जाएगा एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। ठीक है, गुहिल वंश के कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। हम जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। आगे जाए गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। ठीक है, जो बप्पा रावल था इसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। जो बप्पा था शासक, उसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? बप्पा, और उसका मूल नाम क्या था? कालभोज। वीर विनोद के रचनाकार कवि श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ठीक है, जो वीर विनोद के रचनाकार है श्यामल दास, वो कहता है कि जो बप्पा था वो एक उपाधि थी। ठीक है, ऐसा मानता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में थे। जो बप्पा है, जो मानमोरी है, उसके दरबार में रहते थे, ऐसा माना जाता है। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेनाओं का हमला हुआ तो उसके मुकाबले की चुनौती
बप्पा रावल ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। ठीक है, जब चित्तौड़ पर विदेशियों का हमला हुआ तो जो बप्पा है उन्होंने उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। ठीक है, सीधा सा फैक्ट आएगा कि किसे चार्ल्स मार्टेल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बप्पा रावल को। और किसने कहा, तो सीवी वैद ने कहा। ठीक है, जो चार्ल्स मार्टेल कौन थे, फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। ठीक है, अब आ जाएगा अगला शासक हमारा जैतर सिंह। तो जो जैतर सिंह का कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा, वो रहा 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल वंश के एक वंशज जैतर सिंह ने परमारो से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जैतर सिंह ने कौन से क्षेत्र को राजधानी बनाया, चित्तौड़ को। जैत्र चित्र ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना, किससे छीनकर बनाया, परमारो से छीनकर। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। ठीक है, भूताला का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। कब हुआ, 1227 में। इसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मद मर्दन में मिलता है। ठीक है, इससे दो फैक्ट याद हो रहे हैं हमारे। एक तो अमीर मद मर्दन के लेखक कौन है, जयसिंह सूरी। और भूताला के युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो हमीर मद मर्दन में। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ठीक है, जो इल्तुतमिश है उसको क्या कहा गया है, हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओधान ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तान के समय मेवाड़ राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह था। ठीक है, जो हीराचंद ओझा है वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जिस समय दिल्ली पर गुलाम वंश का शासक था उस समय राजस्थान में सबसे प्रतापी शासक कौन था, जैतर सिंह था। इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ठीक है, जो जैतर सिंह है उसकी वीरता की प्रशंसा किसने की है, विरोधियों ने भी की है। जो अगला शासक आएगा वो हमारा आएगा रतन सिंह। ठीक है, ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ है। ठीक है, रावल रतन सिंह ने 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जो रतन सिंह है उसने अलाउद्दीन खिलजी का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, जिसके कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, सबसे मेन बात क्या थी चित्तौड़ पर आक्रमण करने की, कि उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, वह पूरे भारत को अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वह चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता, चित्तौड़ की जो सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी उसके लिए वो चित्तौड़ को जीतना चाहता था। 1540 ईस्वी में मलक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि वह रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को पाना चाहता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, जब रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध कर रहा था तो जो गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मती ने 1600 महिलाओं के साथ जोर किया। जो रानी पद्मनी है उन्होंने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया, जोर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। ठीक है, जो प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल लिखा था वो कौन था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है। ठीक है, अमीर खुसरो का ग्रंथ कौन सा है, खजाइन उल फुतू। इसमें उसने रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्जर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया तो उसने वहां का प्रशासक को नियुक्त किया, खिज्जर खां। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्जर खां कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल राजवंशों की रावल शाखा का
अंतिम शासक था। ठीक है, जो रतन सिंह है, जो गुहिल वंश की रावल शाखा है, उसका अंतिम शासक था। आगे आ जाएगा हमारा राणा हमीर। ठीक है, जो राणा हमीर था वो कब से कब तक था? 1326 से 1364 तक। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। जो सिसोदा का जागीरदार था ना, वो राणा हमीर था, उसीलिए इसे क्या कहा गया? सिसोदिया राजवंश कहा गया। सिसोदा का जागीरदार होने से इसे सिसोदिया कहा गया। ठीक है, सिसोदिया का पहला शासक कौन था? राणा हमीर। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जो राणा हमीर के दादा थे लक्ष्मण सिंह, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए। तो उसी का पुत्र कौन था? राणा हमीर। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। जो राणा हमीर है, उसके बाद जितने भी शासक हुए वो क्या कहलाए? सिसोदा। ठीक है, और जो पहले के शासक थे वो क्या कहे? रावल। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। जो मेवाड़ का उद्धारक है वो कौन है? हमीर। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन से शासक को कहा जाता है? तो कौन से शासक को कहा जाता है? राणा हमीर को। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह के समान की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति में दी गई है। ठीक है, कीर्ति प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। ठीक है, सिंगोली का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच। ठीक है ना। अब अगला शासक आ जाएगा हमारा महाराणा लाखा। अगला शासक आ जाएगा हमारा महाराणा लाखा। तो ये शासक कब से कब तक रहा? ये शासक रहा 1382 से 1421 तक। ठीक है, 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। ठीक है, मारवाड़ का एक शासक था रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई। उसका विवाह किसके साथ होना था? जो महाराणा लाखा का पुत्र था चुंडा, उसके साथ होना था। मगर परिस्थिति वश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। जो चुंडा था उसके पिता के साथ इसका विवाह हो गया। इस विवाह के कारण शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र होगा, लेकिन एक शर्त रखी गई कि जो भी पुत्र होगा हंसाबाई के, वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ा। यह शर्त हो गई। तो उसके बाद जब हंसाबाई के पुत्र हुआ तो वही उसका क्या बना? मेवाड़ का शासक बना, जिससे जो लाखा का पुत्र चुंडा था उसको राज्याधिकार खोना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, चुंडा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने भी अपने पिता के लिए अपना राजपाट त्याग दिया था, इसलिए राजस्थान के जो भीष्म पिता है वो कौन है? राणा चुंडा है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी और शीशा में बहुत अधिक मात्रा में निकाले गए। ठीक है, माइंस में चांदी और हीरा बहुत अधिक मात्रा में निकाले गए, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। भाई लाख रुपए थे, लाखा के समय क्या था? लाख रुपए थे, तो इसने क्या कर दिया? झील का निर्माण करवा दिया। किसने? एक बंजारे ने। अगला जाएगा हमारा महाराणा मोकल। महाराणा मोकल कब से कब तक रहा? महाराणा मोकल रहा 1433 से 1468 तक। ठीक है, मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में, सॉरी हमारा महाराणा मोकल रह गया अभी है ना, तो महाराणा मोकल पढ़ लेते हैं। महाराणा मोकल 1421 से 1433 तक। महाराणा लाखा वह हंसाबाई का पुत्र था। ठीक है, मोकल कौन था? जो हंसाबाई और महाराणा लाखा का विवाह हुआ था, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, महाराणा मोकल। ठीक है, मोकल हंसाबाई और लाखा का पुत्र था। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उनके संरक्षण के रूप में कार्य किया। जो अल्पायु था ना मोकल, तो उसके लिए किसने कार्य किया? चुंडा ने।
पर जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 में मोक्कल की जीलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। ठीक है, तो मोक्कल भी मारा गया। अब अगला शासक आ जाएगा महाराणा कुंभा। कब से कब तक? 1433 से 1468 तक। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, मोक्कल के बाद कौन बना? उसका पुत्र कुंभा। राठौड़ का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसे मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया, जो धीरे धीरे मारवाड़ के शासकों का मेवाड़ पर जो अधिकार बढ़ता जा रहा था उसको समाप्त किया। क्योंकि जो हंसाबाई थी वो कहाँ की थी? मारवाड़ की थी। और जो मोक्कल था उसके मामा कहाँ थे? मारवाड़। तो हंसाबाई ने क्या किया? वहां के जो ऊंचे ऊंचे पद थे मेवाड़ के, उस पे मारवाड़ के शासकों को बैठाना शुरू कर दिया। तो जो मारवाड़ का प्रभाव था वो मेवाड़ पर बढ़ने लगा। तो जब राणा कुंभा हुए तो उसने सबसे पहले क्या किया? राठौड़ों का जो प्रभाव था उसे कम किया और सामंतों का विश्वास जीता। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया कुंभा ने? चित्तौड़गढ़ किले में। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिससे गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। आगे आता है कि 1456 में मारवाड़ के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चंपानेर की संधि है वो किन किन के बीच हुई? तो किन किन के बीच हुई? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच हुई। ठीक है, अगला कहता है कि इस संधि से यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। इस संधि में क्या कहा गया? कि हम दोनों शासक मिलकर क्या करेंगे? कुंभा पर आक्रमण करेंगे। इसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। कुंभा को हराकर उसके राज्य को आधा आधा बांट लेंगे। 1457 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है ना, कुंभा ने ऐसी कूटनीति चली कि उन दोनों के बीच ही झगड़ा करवा दिया। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज समलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता बताते हैं। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। ठीक है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग था इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी व सिंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला जाएगा, कुंभा एक विद्वान व विद्यानुरागी था। ठीक है, कुंभा एक बहुत बड़ा विद्वान था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीतराज, संगीत, मीमांसा, सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन से? संगीतराज, संगीत का राजा, संगीत, मीमांसा और सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी। ठीक है, सबसे मेन जो इसमें पार्ट है वो क्या है? जो इतिहास लिखा है कुंभा ने, जो अपनी रचनाएं की है, उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, संगीत मीमांसा, संगीत राज और सूड प्रबंध। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसकी रचना किसने की? महेश और अत्रि ने।
तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि से पुकारा गया। ठीक है, इनकी क्या है, उपाधियां हैं। कुंभा ने निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु इसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया, जिसके कारण पुत्र उदा ने 1468 में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसका पुत्र हुआ उदा, इसने क्या किया, 1468 में कुंभा की हत्या कर दी। तो अगला शासक आ जाएगा हमारा राणा सांगा, इसको हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।